Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs जो रहेंगी नाबार्ड स्पेशल। तो जानेंगे आज जुलाई मंथ के नाबार्ड स्पेशल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि आपके नाबार्ड एग्जाम और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर नाबार्ड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कराइए, तो आज के वीडियो में हम वही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे एग्री मंत्रा चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करेंटोज, पीडीएफ्स, नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रिगार्डिंग नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पे 5 ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाबार्ड सैंक्शन ₹795 करोड़ टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रा डैमेज्ड बाई साइक्लोन इन बंगाल। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया था, वहाँ पर इंफ्रा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया था, डैमेज हुआ था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए नाबार्ड बैंक ने 795 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट, नाबार्ड हेल्प्स डिजिटाइज SHG रिकॉर्ड इन कर्नाटका। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए नाबार्ड बैंक ने हेल्प की है कर्नाटका में। तो जानेंगे कितना मनी एलोकेट किया है कर्नाटका में SHG रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड टू ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। तो अभी आपको पता होगा 12 जुलाई को 39वां फाउंडेशन डे बनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में नाबार्ड बैंक ने डिजिटल चौपाल खोली, जिसमें हम बात करेंगे कि डिजिटल चौपाल किस लिए ओपन की गई और उस चौपाल में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिन पे चर्चा की गई। तो आगे बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि नाबार्ड से रिलेटेड है, प्राइवेट मार्केट्स हेल्प फार्मर्स इन प्राइस डिस्कवरी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर फील्ड में भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई है ताकि फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। कह नहीं सकते कितना हेल्पफुल होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है वो यही है कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट मार्केट की एंट्री, ताकि फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है या बोल सकते हो जो स्टैंडर्ड है जीने का वो मेंटेन हो सके। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। आगे बात करेंगे तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स अ पुश, नाबार्ड सेड। तो नाबार्ड ने बोला है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पुश की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री इंफ्रा फंड भी रिलीज किया है, एनिमल हस्बेंड्री फंड किया है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 1 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए स्पेशली। जैसा कि आपको पता है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो कि मोदी जी ने संबोधन में बताया था, जो कि राहत पैकेज था, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपए जिसको 1 ट्रिलियन रुपीस बोलते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में एलोकेट किया गया है ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा सा इनोवेशन आ सके, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, जिससे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में 1 बाय 1। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 795 करोड़ की हेल्प की है नाबार्ड बैंक ने बंगाल में डैमेज बाई साइक्लोन, मतलब है कि साइक्लोन से जो इंफ्रा डैमेज हुआ था उसके लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं तो नाबार्ड ने ये दिया था ड्यू टू साइक्लोन अम्फान। जैसा कि आपको पता है मई के लास्ट में एक अम्फान तूफान आया था बंगाल में, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर रिलेटेड और नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड दोनों डैमेज हुआ, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से निर्माण करने के लिए 795 करोड़ नाबार्ड ने सैंक्शन किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि बंगाल में अम्फान साइक्लोन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा है उसके रिकंस्ट्रक्ट के लिए कितना मनी या फिर कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो वो आपका है 795 करोड़ रुपए दिया गया है बंगाल में ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो सके डैमेज्ड इंफ्रा का। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने पहले भी हेल्प मांगी थी 1028 करोड़ रुपए की नाबार्ड से, किसके लिए,
रिपेयरिंग इम्पेयर्ड एम्बैंकमेंट, जो आपके एम्बैंकमेंट थे उनको रिपेयर करने के लिए ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत उन्होंने 1028 करोड़ रुपए मांगे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नाबार्ड बैंक आ रही है। नाबार्ड के बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। नाबार्ड के बारे में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप रट लीजिए, कहीं भी एग्जाम में आ जाए आप कर सकते हैं। सबसे पहला आपको पता होगा कब एस्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982 में, और यहाँ पे 12 जुलाई को ही अभी 2020 में 39वां फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इसके प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो ये किस एक्ट के तहत पास हुआ, तो ये पार्लियामेंट्री एक्ट कौन सा था, नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड बैंक इस्टेब्लिश हुई। इसका फंक्शन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, रिफाइनेंस करने के लिए ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अब बात आती है किस कमेटी की सिफारिश पर, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि बी शिवरमन कमेटी उसको बोलते हैं, लेकिन बी शिवरमन कमेटी नहीं थी, वो चेयरमैन थे एक कमेटी की जिसका पूरा नाम था कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम CRAFICARD बोलते हैं, इसको क्राफी कार्ड बोल सकते हो। उसके चेयरमैन थे 1979 की बात है। ठीक है, ये चेयरमैन थे उस कमेटी के, नाम था श्री बी शिवरमन, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी की हेल्प से, सिफारिश से नाबार्ड बैंक स्थापित हुई, ये आपको याद रखना है। आगे बात आती है कि इसका इनिशियल जो पेडअप था, पेडअप कैपिटल कितना था, तो वो था 100 करोड़ रुपए। ठीक है, जो राशि थी एक तरह से बोल सकते हो कॉर्पस था, वो था 100 करोड़ रुपए का, जिसमें 50% इंडियन गवर्नमेंट और 50% RBI का शेयर था। अभी की प्रेजेंट की बात करेंगे तो 2018 का जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि लगभग 10,580 करोड़ अभी प्रेजेंट में इसका कॉर्पस है नाबार्ड बैंक का। और नाबार्ड बैंक इज द एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये क्या है, एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पर बात आई है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको RIDF बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट की गई थी। ठीक है, नाबार्ड के अंदर 1995 और 96 के बीच में, मतलब 1995 और 96 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नाबार्ड में RIDF फंड स्टार्ट किया गया। इसका जो इनिशियल कॉर्पस था वो था ₹2000 करोड़ रुपए। ठीक है, स्टार्टिंग जो हुई इस फंड की वो कितने हजार करोड़ से हुई, 2000 करोड़ रुपए से। 2018-19 के लिए कितना करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया, 28,000 करोड़। ठीक है, 28,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर 2018-19 ईयर, इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये फंड किस कैटेगरी को हेल्प करता है, तो ये कुछ कैटेगरी होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो केवल एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को हेल्प करेगा। ये जो फंड है इसका नाम पढ़िए क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रूरल फील्ड से रिलेटेड है। तो पहला है इसमें जो ब्रॉड कैटेगरी है, पहली कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट होगी तो इस फंड की हेल्प से कोई भी स्टेट हेल्प ले सकती है। नाबार्ड डायरेक्टली उस स्टेट को हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ दिस फंड। दूसरा ब्रॉड कैटेगरी है सोशल सेक्टर और थर्ड कैटेगरी है रूरल कनेक्टिविटी। तो इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज के लिए इस फंड का निर्माण किया गया, जिसका इनिशियल कॉर्पस था 2000 करोड़, ये बना था 1995-96 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 795 करोड़ अम्फान तूफान के लिए, मतलब जो अम्फान की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, जो इंफ्रा बिगड़ गया था, उसको सुधारने के लिए ही इतनी मनी एलोकेट की गई बंगाल के लिए। इस बंगाल में जो आपका साइक्लोन आया था अम्फान, उसकी वजह से 96% की डेथ हो गई थी, ये भी यहाँ पे बात की गई है। और नाबार्ड हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड 145 करोड़ अंडर RIDF, मतलब है कि RIDF के थ्रू नाबार्ड पहले ही इस कोविड-19 पेंडेमिक में बंगाल की हेल्प कर चुका है। 145 करोड़ रुपए उसने प्रोवाइड किए हैं ताकि बूस्टिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, मतलब है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आ सके, ये दिया गया था
ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि अभी आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पे उसमें थोड़ी सी हेल्प के लिए नाबार्ड ने 145 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को दिए थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आपका एक शेयर हजारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है, इसलिए शेयर करते रहिए इस वीडियो को। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड हेल्प डिजिटाइज SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका। अब मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। कई बार आपको बता चुका हूं, अब भी बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी वुमेन विच हैज स्पेसिफिक नंबर लाइक 15 to 20 मेंबर्स। यहाँ पर क्या है कि एक वुमेन्स का ग्रुप होता है जो कि सेम कम्युनिटी की होती है, जो लगभग 15 से 20 महिलाओं का हो सकता है। कई जगह ये इसमें मेंस भी होते हैं, तो यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। ये पुरुषों का ग्रुप भी हो सकता है और महिलाओं का भी हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दिस ग्रुप पुअरेस्ट वुमेन वुड कम टुगेदर फॉर इमरजेंसी इकोनॉमिक सपोर्ट। तो इस ग्रुप में जितनी भी एक कम्युनिटी की गरीब महिलाएं, ठीक है, ये महिलाएं साथ में आती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं जिसमें 15 से 20 महिलाएं हो सकती हैं, और ग्रुप बनाने के बाद वो आपस में ही मनी कलेक्ट करती हैं इक्वल प्रपोर्शन में और फिर किसी एक पर्सन को दे देती हैं। तो उससे जो इंटरेस्ट आता है वो सभी को मिल जाता है। तो इस टाइप से ये वर्क करता है और ऐसे करके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, उन सभी को एक लार्ज अमाउंट में मनी मिल जाती है जिससे वो कुछ अच्छा वर्क कर सकते हैं। यही उद्देश्य होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का। इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, कर्नाटका में अभी डिसबर्स किए उसने 2.51 करोड़ रुपीस फॉर ग्रांट असिस्टेंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो SHG के लिए कर्नाटका में नाबार्ड ने 2.51 करोड़ रुपए डिसबर्स्ड किए हैं ताकि SHG का प्रमोशन हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके और डिजिटाइजेशन हो सके। जो रिकॉर्ड्स है, अभी जो हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड है, उसको डिजिटल करने के लिए, क्लाउड में सेव करने के लिए इतनी मनी इन्वेस्ट की गई है कर्नाटका स्टेट में नाबार्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला बनेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड बैंक ने कर्नाटका में कितना मनी डिस्बर्स किया है, तो वो है आपका 2.51 करोड़। यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा, द प्रोजेक्ट ई शक्ति फॉर digitization of SHG is under implementation in 7 districts so far 1.17 लाख SHG are digitized। तो यहाँ पर एक ई शक्ति प्रोजेक्ट चला था ताकि SHG को डिजिटाइज किया जा सके। इसकी अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 1.17 लाख SHG डिजिटाइज हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ई शक्ति प्रोजेक्ट। अब बात करेंगे ये ई शक्ति प्रोजेक्ट है क्या है। तो ई शक्ति इज एन इनिशिएटिव ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ नाबार्ड। तो जो नाबार्ड का इनोवेशन डिपार्टमेंट है और माइक्रो क्रेडिट डिपार्टमेंट है, उसी का ये एक इनिशिएटिव है जो कि ये नाबार्ड के डिपार्टमेंट ने दोनों इसी ने ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? वर्क टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंटरफेस बिटवीन SHG मेंबर और बैंक। तो SHG मेंबर और बैंक के बीच में एक क्वालिटी ऑफ इंटरफेस बिल्डअप हो सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। आगे बात करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर 5.65 करोड़ वॉज सैंक्शनड एंड 2.07 करोड़ डिसबर्स्ड फॉर सपोर्टिंग वेरियस एक्टिविटी। इस साल ही 5.65 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और लगभग 2.07 करोड़ डिसबर्स किए गए हैं ताकि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ये यहाँ पे बात की गई है, इतना आपको पता रखना है। और यहाँ पर है DCCBS, ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 18 DCCBS हैव बीन कवर्ड अंडर पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसको भी कवर किया गया है किसके अंडर में? पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर में 18 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स को भी कवर किया है, रिजल्टिंग इन DBT फंड्स। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। तो नाबार्ड ने अपने 39वें फाउंडेशन डे पे डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज की। तो जैसा कि आपको पता है 12 जुलाई को 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था।
इस 12 जुलाई 2020 को 39वां फाउंडेशन डे मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज की नाबार्ड ने। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है नाबार्ड कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये पहली ऐसी डिजिटल चौपाल थी जो नाबार्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट की, ऑर्गेनाइज की। अब बात आती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों की, क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, जिसके कारण ऑफलाइन गैदरिंग, फिजिकल गैदरिंग अभी अलाउड नहीं है। इसीलिए जितने भी यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट हेड थे या फिर बोल सकते हो जो भी मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑनलाइन या फिर बोल सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये चौपाल ऑर्गेनाइज की। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है विद द पार्टिसिपेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाई इट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोजेक्ट दे आर इन्वॉल्व इन। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके पार्टिसिपेंट थे और यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हुई कि जो नाबार्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका जो एक्सपीरियंस है वो सभी ने आपस में शेयर किया इस डिजिटल चौपाल में। चौपाल का मतलब ये होता है कि काफ़ी लोग होंगे, एक मीटिंग टाइप की होती है, तो वो अपने अपने सजेशन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसी को चौपाल बोलते हैं। आगे बात की जा रही है तो नाबार्ड ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल चौपाल ऑन 13 जुलाई टू मार्क इट्स 39 फाउंडेशन डे। तो यहाँ पर 13 जुलाई को ये डिजिटल चौपाल लॉन्च किया गया था, लेकिन आपको पता रखना है 12 जुलाई को 1982 में ये एस्टेब्लिश किया गया। इतना आपको पता रखना है। अगर डेट पूछेगा तो आपको 13 जुलाई बताना है, 12 जुलाई नहीं बताना है, क्योंकि डिजिटल चौपाल जो ऑर्गेनाइज हुई है वो 13 जुलाई को ही है। लेकिन उपलक्ष्य क्या था? उपलक्ष्य था आपका जो नाबार्ड का फाउंडेशन डे है उसी के उपलक्ष्य में नेक्स्ट डे मतलब 13 जुलाई को ये डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज की गई। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे वो थे आपके 7 मेन प्रोजेक्ट से। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, किस किस फील्ड के हैं? तो रूरल लाइवलीहुड मैटर इमेंसली पहला, दूसरा है एम्पावरिंग ट्रैवल कम्युनिटी दूसरा, तीसरा है सॉइल हेल्थ एंड रियल हेल्थ तीसरा हो गया, चौथा है डायरेक्ट मार्केटिंग टू अर्बन कंज्यूमर और पांचवा है क्लाइमेट रेजिलियंस और यहाँ पे छठवां है क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ कोटुगोडा और यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ वीवर्स। वीवर जो होते हैं आपके बुनकर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बुनकर होते हैं उसकी बात की गई है। तो ये ऐसे मेन 7 प्रोजेक्ट थे जिनके पार्टिसिपेंट इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या इस डिजिटल चौपाल में शामिल हुए थे और अपना अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। इसी के बेस पे आने वाले जो प्लान है या बोल सकते हो जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। आगे बात करेंगे द एम ऑफ चौपाल इज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोजेक्ट। इसका जो उद्देश्य था इस चौपाल को ऑर्गेनाइज करने का वो यही था कि अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सभी लोग, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट डिजिटल चौपाल से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि ये डिजिटल चौपाल किसने ऑर्गेनाइज की? तो ये की थी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने। कौन सा फाउंडेशन डे इस बार बनाया गया? तो 39 बनाया गया। क्या नाम था चौपाल का? डिजिटल चौपाल था। कब ऑर्गेनाइज की गई? 13 जुलाई को की गई थी। कितने ग्रुप थे वहाँ पे? तो 7 प्रोजेक्ट के जितने पार्टिसिपेंट थे वो थे यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या था? टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आपके इस टॉपिक से। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, प्राइवेट मार्केट हेल्प फार्मर इन प्राइस डिस्कवरी। तो जैसे कि आपको पता है हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे ही एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइजेशन से ऐड करने की मुहिम चलाई गई है, बात की गई है। तो देखना होगा फ्यूचर में कितना हेल्पफुल होगा, लेकिन गवर्नमेंट का अभी जो उद्देश्य है वो यही है कि फार्मर की इनकम को बूस्ट करने के लिए, डबल करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके और किसान की जो आय है वो डबल हो सके। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मोराटोरियम जो था, जितने भी लोन थे उसकी ईएमआई जमा करने की जो लिमिट थी उसको भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर अभी कोई आपको ईएमआई जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी लोन की। लेकिन यहाँ पे आप बात की गई है नाबार्ड स्पेशल ड्राइव टू प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट। तो यहाँ पे नाबार्ड की बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया गया टू 25 मिलियन फार्मर्स, 25 मिलियन फार्मर्स के लिए अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो आपको पता है केसीसी स्कीम के अंडर में 25 मिलियन फार्मर्स के लिए, ठीक है, 25 मिलियन फार्मर के लिए 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि केसीसी के थ्रू अगर कोई किसान लोन लेता है तो उसको पर ईयर
कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे बात करेंगे, सेकंड पहला हो गया हमारा कि 2 लाख करोड़ रुपए कंसेशनल क्रेडिट दिया गया है किसको, 25 मिलियन फार्मर्स को, किसके अंडर में, किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में। अब बात आती है यहाँ पे 2 फंड लॉन्च किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें पहला है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, जिसको 15,000 करोड़ रुपए के तहत ये फंड एलोकेट किया गया है। इसमें 15,000 करोड़ रुपए की हेल्प की जाएगी लोगों के लिए, ताकि जो मिल्क अवेलेबिलिटी है, मिल्क की प्रोसेसिंग है और एनिमल रियरिंग है, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट आ सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एलोकेट किया गया। आपको पता होगा 1 लाख करोड़ मतलब है 1 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर 2 फंड याद रखने हैं, पहला आपको नाम याद रखना है और कितनी मनी एलोकेट की गई है वो भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितनी मनी एलोकेट की गई, 15,000 करोड़। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितनी मनी एलोकेट की गई, 1 लाख करोड़, या फिर ऐसे आ सकता है 1 ट्रिलियन रुपीज़ भी, तो आपका आंसर सही होगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है कि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, ताकि एक बोल सकते हो बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सके फार्मर के लिए, एक निश्चित अमाउंट में फार्मर्स को रिटर्न मिल सके, यही सारे उद्देश्य हैं इन सब फंड्स को रिलीज करने का। आगे बात करेंगे तो फॉर क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट, तो क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट के लिए भी यहाँ पर नाबार्ड ने एक्सटेंड किया है अपना एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट, जो कि 30,000 करोड़ का है, जिससे लगभग 3 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिलेगा। और यहाँ पर है एक न्यू लॉ आया था एपीएमसी। एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नाबार्ड विल ट्राई टू चेंज एग्रीकल्चरल मार्केट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एम्स एपीएमसी के थ्रू नाबार्ड कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चर मार्केट एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज आए। अब यहाँ पर बात आ रही है एपीएमसी की, तो इससे रिलेटेड आपको ई नाम के बारे में पता होना चाहिए। ई नाम क्या है हमारा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्रीकल्चर कम्योडिटी को सेल किया जाता है या फिर बाय किया जाता है। ये कब फॉर्म हुआ, 14 अप्रैल 2016 को। किसने किया, हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई नाम का जो ऑनबोर्ड है वो 1000 मंडीज हैं अक्रॉस 21 स्टेट और 3 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ई नाम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है, जो आपका 1000 मंडीज जो कंप्लीट हुई हैं वो 2 फेज़ में हुई हैं, फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में। फर्स्ट फेज़ में 585 मंडीज कंप्लीट की गई थी और सेकंड फेज़ में 415 मंडीज कंप्लीट की गई, तैयार की गई, तो टोटल हो गई 1000 आपकी मंडीज। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि ई नाम के थ्रू अभी कितनी मंडीज हैं ऑन बोर्ड, तो आपकी हैं 1000 मंडी। कितने फेज़ में की गई, 2 फेज़ में। पहले फेज़ में कितनी की गई, 585। सेकंड फेज़ में कितनी की गई, 415। उसके बाद किसने इसको लॉन्च किया, पीएम मोदी जी ने। एस्टेब्लिश कब हुई, 14 अप्रैल 2016 को। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इतना आपको पता रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नीड अ पुश। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक पुश देने की रिक्वायरमेंट है, जो कि नाबार्ड ने बोला है। अब किस टाइप का पुश देना चाहती है ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंट इनिशिएटिव टू क्रिएट मच नीडेड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू अ 1 ट्रिलियन पॉलिसी। तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन पॉलिसी के थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल सकते हो डेवलप करने की बात की गई है, जहाँ पे 1 ट्रिलियन पॉलिसी मतलब है कि 1 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इतना सपोर्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में दिया गया है, इतना आपको पता रखना है। फैसिलिटीज दैट हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस विल ऑल्सो बूस्ट फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को कम करना है ताकि फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सके। जैसे मान लीजिए किसान के पास 1000 किलो अनार हुए हैं, तो उसका जो अनार है उसमें से 200 किलो अनार 1000 में 200 किलो अनार उसका वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कोशिश है कि जो 200 किलो अनार वेस्ट हो रहा है उसको कम करके इतना कम कर दिया जाए कि वो 2 किलो रह जाए। ठीक है, तो मतलब है कि 998 करोड़ बोल सकते हो 998 केजी पोमग्रेनेट का या अनार का रेट उसको मिल सके, जो कि बोल सकते हो उसको 800 केजी अनार का मिल रहा था
अब उसको 998 kg का रुपीज़ मिल सकेगा। तो मतलब है कि पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को कम करना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है, ताकि फार्मर्स की इनकम बूस्ट हो सके। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है ए लोकल लेवल एवेन्यू फॉर मार्केटिंग आर अनअवेलेबल, फार्मर्स हैव टू ट्रेवल टू एपीएमसी मंडी टू सेल प्रोड्यूस, इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है जो आपकी ऑफलाइन मंडीज थी वो तो अनअवेलेबल है, यहाँ पर कोई भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे फार्मर्स जो थे उन्होंने एपीएमसी में ट्रेवल किया और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल किया ऑनलाइन मीडियम्स थे, जिसका हमने अभी बात किया था, जिक्र किया था इनाम मंडी में। वो यही प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कराता है ताकि जो फार्मर है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सके किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आगे बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है पिछले ईयर के कंपेयर में। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाई जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएँ, फूड प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था हु रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉर क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्रॉप्स के लिए एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, ये यहाँ पे बात की गई है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको CACP बोलते हैं, इज रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप। तो यहाँ पे CACP रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसके लिए, एमएसपी के प्राइस के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे एमएसपी घोषित करती है अकॉर्डिंग टू जो भी उनका इन्वेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, उसके अकॉर्डिंग में, ताकि फार्मर्स का कोई लॉस ना हो। और अभी प्रेजेंट में एक फॉर्मूला था कि जितने भी फार्मर्स की बोल सकते हो इन्वेस्ट हो रहा है किसी क्रॉप में, उसका 1.5 गुना उस फार्मर को दिया जाए। तो उसके बेस पे यहाँ पर एमएसपी डिसाइड करती है गवर्नमेंट और रिकमेंड करती है CACP। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू विच प्राइम मिनिस्टर। तो नाबार्ड बैंक किस प्रधानमंत्री को समर्पित थी, इसका सही आंसर आपको भेजना है। मतलब प्रधानमंत्री का आपको नाम भेजना है कि नाबार्ड बैंक किस प्रधानमंत्री को समर्पित की गई थी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और भेज दीजिए एग्री मंत्रा चैनल पे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और बाकी अगर आप अभी इन हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।